हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली क्लास। तो डेली क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज जो है हम प्रैक्टिस सेशन के क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करेंगे। यानी आज जो हमारा सीरीज है वो है प्रैक्टिस सेट का। तो आज हम प्रैक्टिस सेट के टॉप 75 जीके जीएस के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, कल जो है यानी कल सुबह रविवार था, तो रविवार को सुबह 6 बजे जो है वो हमारा लाइव क्लास था, जिसमें कि हमने कुल 150 क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो अगर आपने अभी तक कल सुबह 6 बजे वाली क्लास नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके कल के 6 बजे वाली क्लास को आप देख सकते हैं। और दोपहर 12 बजे भी हमारा लाइव क्लास था, जिसमें कि हमने टॉप 200 क्वेश्चनों को सॉल्व किया था, तो जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो अगर आपने अभी तक 200 क्वेश्चनों का सीरीज नहीं देखा है तो उसका लिंक भी आपको आई बटन पर क्लिक करके मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब कर लें। और जिन लोगों ने एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल या स्टेनो का फॉर्म अप्लाई किया था उन लोगों के लिए 29 जनवरी से जो है वो रीजनिंग का क्लास स्टार्ट होने वाला है। 29 जनवरी से रीजनिंग का क्लास स्टार्ट होगा 7 बजे, यानी सुबह 7 बजे जो है वो रीजनिंग का क्लास स्टार्ट होगा। तो 29 जनवरी को सुबह 7 बजे जो है रीजनिंग का क्लास स्टार्ट होने वाला है। और फ्रेंड्स, हमारा जो बिहार पुलिस कांस्टेबल का टाइम टेबल है जो कि कुछ इस प्रकार से दिया गया है, जिसमें हम सुबह 6 बजे जो है वो लाइव क्लास करते हैं जो कि अभी चल रहा है। नेक्स्ट है सुबह 9 बजे, जिसमें कि हम टॉप 30 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगा तो ये टॉप 30 क्वेश्चन जो है इसमें जो है और 70 ऐड करके 100 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करवाया जाएगा। नेक्स्ट है 12:30 बजे यानी लाइव क्लास, फिर नाइट में 8:30 बजे लाइव क्लास है, और संडे को हमारा क्या होता है, टेस्ट होता है। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो हमें जो है सबसे कम समय में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन यहाँ पे है, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर कृषि की जाती है। तो बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर कृषि की जाती है, तो 60.48% पर। तो बिहार में 60.48% क्षेत्र पर कृषि की जाती है। तो दोस्तों, अगर आपने इस सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ हमारे इस सेशन को लाइक कर लें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार की कितनी जनसंख्या कृषि में संलग्न है। तो बिहार की कितनी जनसंख्या जो है कृषि में संलग्न है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी 86%। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में, हमारा क्वेश्चन है बिहार के किस जिले में चूना पत्थर का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन होता है। तो आपको ये बताना है कि बिहार के किस जिला में चूना पत्थर का सर्वाधिक मात्रा में उत्खनन होता है। तो किस जिला में, कैमूर और रोहतास में। तो कैमूर और रोहतास से सबसे ज़्यादा चूना पत्थर को निकाला जाता है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट है, बिहार के निम्नलिखित में से किन जिलों में अभ्रक निकाला जाता है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको जल्दी से इसका आंसर बताना है कि बिहार के किन किन जिलों में अभ्रक निकाला जाता है। तो किन किन जिलों में अभ्रक निकाला जाता है, गया और नवादा में, गया और नवादा में। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, बिहार में निम्नलिखित में से किन किन जिलों में भारी मात्रा में डोलोमाइट उत्खनित होता है। तो आपको बताना है कि बिहार में निम्नलिखित में से किन किन जिलों में भारी मात्रा में डोलोमाइट जो है उत्खनित होता है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको जल्दी से इसका आंसर बताना है कि बिहार के किस जिला में सबसे ज़्यादा मात्रा में डोलोमाइट उत्खनित होता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, कैमूर और रोहतास में। कैमूर और रोहतास में जो है सबसे ज़्यादा डोलोमाइट उत्खनित होता है। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये हमारा क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन है, भारत में मतदान की आयु की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया था। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको जल्दी से कमेंट करके आंसर बताना है कि मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया था। तो 1989 में, 1989 में किया गया था। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जा रहा है। तो अगर आपने अभी तक हमारे इस सेशन को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ हमारे इस सेशन को लाइक कर लें। और अगर आप इस सेशन का पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से आप इसके पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस अनुच्छेद के द्वारा संविधान में जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला। तो आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है कि भारतीय संविधान में जम्मू और कश्मीर को जो है विशेष राज्य का दर्जा किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया। तो किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया, अनुच्छेद 370 के द्वारा, अनुच्छेद 370 के द्वारा।
तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। तो जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला अनुच्छेद 370 के तहत। तो दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन जा रहा है। नेक्स्ट है, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है। तो भारत का संविधान जो है वो भारत को कैसे वर्णित करता है, तो राजसंघ से। भारत को कैसे वर्णित करता है, राजसंघ के द्वारा। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत समाविष्ट है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको जल्दी से बताना है कि कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत समाविष्ट है। तो कौन सा सूची, जनगणना। तो जनगणना जो है वो किस सूची के अंतर्गत आता है, संघ सूची के अंतर्गत। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है। तो भारत का संविधान जो है अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है, तो भारत की जनता से, भारत की जनता से। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन था, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है, तो भारत की जनता से। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र में 5 महाशक्तियाँ निषेधाधिकार का उपयोग किसमें करती है। तो संयुक्त राष्ट्र में 5 महाशक्तियाँ निषेधाधिकार का उपयोग किसमें करती है, तो सुरक्षा परिषद में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। संयुक्त राष्ट्र में 5 महाशक्तियाँ निषेधाधिकार का उपयोग किसमें करती है, सुरक्षा परिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसके मुख्य प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था। तो किसके मुख्य प्रयास से जो है सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताना है। किसके मुख्य प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था, तो राजा राम मोहन राय के उन्मूलन से। राजा राम मोहन राय के उन्मूलन से जो है सती प्रथा का अंत हुआ था। नेक्स्ट है, किस वायसराय के शासनकाल में पहला उद्योगशाला अधिनियम पारित किया गया। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है कि किस वायसराय के शासनकाल में पहला उद्योगशाला अधिनियम पारित किया गया। तो किस वायसराय के शासनकाल में, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में जो है पहला उद्योगशाला अधिनियम पारित किया गया। नेक्स्ट है, सन 1945 में अणु बमों को गिराए जाने से तबाह हुए शहर नागासाकी और हिरोशिमा जो है वो किस देश में स्थित है। यानी एटम बम का जो हमला हुआ था कहाँ पे, नागासाकी और हिरोशिमा में। यह दोनों शहर जो है किस देश में है, तो आप सभी को पता होगा इसका आंसर कि वो किस देश में है, जापान में। कहाँ पे है, जापान में। तो 1945 में जो एटम बम से हमला हुआ था नागासाकी और हिरोशिमा में, वो दोनों शहर किस देश में है, जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अलीगढ़ में स्थित मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल महाविद्यालय को किसने स्थापित किया। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है कि अलीगढ़ में स्थित मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल महाविद्यालय को किसने स्थापित किया। तो किसने स्थापित किया था, सर सैयद अहमद खान ने, सर सैयद अहमद खान। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत भाषा का प्रयोग किया है। तो अशोक ने अपने अभिलेख में किस भाषा का प्रयोग किया है, तो मगधी भाषा का। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, मगधी भाषा का। तो अशोक ने अपने अभिलेख में मगधी भाषा का प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में किया जाता था। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है कि निम्नलिखित में से किस द्रव्य का प्रयोग जो है हड़प्पा काल की मुद्राओं को निर्माण में किया जाता था। तो कौन सा द्रव्य, टेराकोटा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पर अकबर की विजय होने की स्मृति में बुलंद दरवाज़ा निर्माण किया गया था। यानी अकबर की किस युद्ध में विजयी होने के बाद जो है बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किया गया था। तो जल्दी से आपको कमेंट करके आंसर बताना है कि अकबर के विजय होने की याद में जो है बुलंद दरवाज़ा जो है वो बनाया गया था। किसकी जीत पे, तो गुजरात के युद्ध में। तो गुजरात युद्ध में जो है अकबर जीता था, उसी के उपलक्ष्य में जो है बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किया गया था। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो जल्दी से कमेंट करके बताना है कि किसने लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। यह क्वेश्चन हमने कल जो है रात 8 बजे वाली क्लास में टैटल किया था। तो आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है कि निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो किसने किया था, हजरत महल ने। लखनऊ से किसने किया था, हजरत महल ने। जबकि बिहार से कौन कर रहे थे नेतृत्व, पीर अली। बिहार से कौन कर रहे थे, पीर अली। और लखनऊ से कौन कर रहे थे, हजरत महल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध आज़ाद हिंद फौज से नहीं था।
तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको जल्दी से इसका आंसर बताना है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध आज़ाद हिंद फौज से नहीं था। तो किसका संबंध नहीं था आज़ाद हिंद फौज से? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, भगत सिंह का संबंध जो है वो आज़ाद हिंद फौज से नहीं था। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया था? तो जल्दी से आपको कमेंट करके बताना है कि असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, चौरा चोरी में हुई हिंसा घटना के कारण जो है असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो जल्दी से कमेंट करके आपको बताना है कि 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था। तो कहाँ पर हुआ था? अमृतसर में। तो 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? अमृतसर में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। और जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी है, इसका आंसर आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है कि नमक सत्याग्रह जो है कब प्रारंभ हुआ था। तो जल्दी से आपको कमेंट करके बताइए कि नमक सत्याग्रह जो है कब प्रारंभ हुआ था। तो कब प्रारंभ हुआ था? 1930 में। कब प्रारंभ हुआ था? 1930 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर बम फेंका था यह सोचकर कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे थे? तो आपको जल्दी से आंसर बताना है कि किसने गाड़ी पर बम फेंका था यह समझकर कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश बैठे थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? खुदीराम बोस। खुदीराम बोस ने यह समझकर गाड़ी पे बम फेंका था कि इसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे हैं। नेक्स्ट है, वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत के साथ संघ बलपूर्वक मिलाया गया? हमारा क्वेश्चन क्या है? वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत के संघ के साथ बलपूर्वक मिलाया गया, यानी ज़बरदस्ती मिलाया गया? तो किस राज्य को? हैदराबाद को। किस राज्य को बलपूर्वक मिलाया गया? हैदराबाद को। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा यहाँ पे है, जरा इसे हम पहले क्वेश्चन को जूम कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, कर्मचारियों के मुआवजे के अंतर्गत मजदूरी तथा वेतन और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दी जाने वाली पेंशन का भुगतान के अलावा कौन सी समाविष्ट है? तो क्वेश्चन है हमारा, कर्मचारियों के मुआवजे के अंतर्गत मजदूरी, वेतन तथा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दी जाने वाली पेंशन के भुगतान के अलावा और कौन सी फैसिलिटी थी? तो और कौन सी फैसिलिटी थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा मालिकों द्वारा सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत दिया गया योगदान। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है, वस्तु विनिमय पद्धति क्या है? तो आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है कि वस्तु विनिमय पद्धति क्या है। तो वस्तु विनिमय पद्धति जो है क्या है? तो इसमें क्या होता है? वस्तुओं से वस्तुओं का आदान प्रदान होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। वस्तु विनिमय पद्धति क्या है? तो एक वस्तु का दूसरी वस्तु से विनिमय होता है, उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति का सार्थक नहीं है? तो जल्दी से कमेंट करके बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति का सार्थक नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बैंक दर। बैंक दर जो है वो राजकोषीय नीति का साधक नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बंधी लागत का उदाहरण नहीं है? यानी निम्नलिखित में से कौन सा फिक्स्ड लागत का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा फिक्स्ड लागत का उदाहरण नहीं है? तो उत्पादन में प्रयुक्त कच्चा माल। उत्पादन में प्रयुक्त कच्चा माल जो है वो फिक्स्ड लागत का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट है, ईसा पूर्व द्वितीय शती में कागज बनाने की कला को किसने खोजा था? तो आपको ये बताना है कि कागज बनाने की जो कला है वो किसने खोजा था? तो किसने खोजा था? चीनी के व्यक्तियों ने। तो चीनियों ने जो है वो कागज बनाने की कला को खोजा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, सिंध को अंग्रेजों ने कब अधिकृत किया? तो सिंध को जो है अंग्रेज ने कब अपने कब्जा में किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सिंध को अंग्रेज ने कब अधिकृत किया? तो कब किया था? 1843 में। 1843 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में से किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की थी? तो किस यूरोपीय शक्तियों ने शिवाजी को तोपें प्रदान की थी?
तो किसने शिवाजी को तोप दिया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अंग्रेज ने। अंग्रेज ने शिवाजी को तोपें दी थी, यानी तोप दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, VL लेनिन का संबंध किससे है? तो लेनिन का संबंध जो है निम्नलिखित में से किससे है? तो यहाँ पे हम अपना ऑप्शन देख लेते हैं। वर्ष 1917 की रूसी क्रांति से, चीनी क्रांति से, जर्मन क्रांति से या फ्रांसीसी क्रांति से। तो लेनिन का संबंध जो है वो किससे था? जल्दी से आपको बताना है कि लेनिन का संबंध जो है वो किससे था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वर्ष 1917 की रूसी क्रांति से। तो लेनिन का संबंध 1917 की रूसी क्रांति से था। नेक्स्ट है, भारत में चिश्ती आदेश को किसने संस्थापित किया था? तो भारत में चिश्ती आदेश को किसने संस्थापित किया था? क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत में चिश्ती आदेश को किसने संस्थापित किया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, वर्ष 1843 में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की थी वो किसकी बीच थी? तो सबसे पहला टेलीग्राफ लाइन जो है कब शुरू किया गया था? 1853 में। कब से कहाँ से कहाँ तक? तो सबसे पहला टेलीग्राफ लाइन जो है वो कहाँ से कहाँ तक शुरू किया गया था? तो कलकत्ता से आगरा तक। कहाँ से कहाँ तक? कलकत्ता से आगरा तक। और कब शुरू किया गया था? 1853 में। नेक्स्ट है, हुमायूंनामा किसने लिखा था? हुमायूंनामा जो है वो किसने लिखा था? तो जल्दी से कमेंट करके बताना है कि हुमायूंनामा किसने लिखा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हुमायूंनामा किसने लिखा था? तो गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की थी। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो उत्तर वैदिक काल के जो वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी थे उस टीचर को यानी शिक्षक को किस नाम से जाना जाता था? तो किस नाम से जाना जाता था? तो श्रमण के नाम से। किस नाम से जाना जाता था? श्रमण के नाम से। तो उत्तर वैदिक काल के जो ब्राह्मण विरोधी और वेद विरोधी टीचर थे यानी शिक्षक थे उसको किस नाम से जाना जाता था? श्रमण के नाम से। नेक्स्ट है, किस प्रकार की मृद भांड पोट्री में यानी भारत में द्वितीय शहरीकरण का प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? तो किस प्रकार की पोट्री भारत में द्वितीय शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चित्रित धूसर बर्तन। चित्रित धूसर बर्तन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, माओ जी डांग किस देश के साम्यवादी आंदोलन का नेता था? तो दोस्तों आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है कि माओ जी डांग जो है वो किस देश के साम्यवादी आंदोलन के नेता था। यह क्वेश्चन बहुत ही इजी है, तो जल्दी से आपको आंसर बताना है कि माओ जी डांग जो थे वो किस देश के साम्यवादी आंदोलन के नेता थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चीन। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत में दांडी मार्च का संचालन किसने किया था? तो जल्दी से कमेंट करके आपको बताना है कि दक्षिण भारत में दांडी मार्च का संचालन किसने किया था? तो किसने किया था? राजा जी ने। किसने किया था? राजा जी ने। हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह और उसके मित्र राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी? तो आपको ये बताना है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जो है वो फांसी क्यों दी गई थी। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा ऑप्शन जो है दिया गया है। हमारा ऑप्शन क्या है? वर्ष 1928 में लाहौर में सॉन्डर्स की हत्या के कारण, काकोरी षड्यंत्र के कारण, 18 अप्रैल 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के कारण या लाहौर षड्यंत्र घटना के कारण। तो आपको ये बताना है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जो है वो 23 मार्च 1931 को फांसी क्यों दी गई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लाहौर षड्यंत्र के कारण जो है वो तीनों को फांसी दिया गया था। तो लाहौर षड्यंत्र के कारण भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी के संघर्ष के दौरान गांधी जी ने किस क्षेत्र में अवैधानिक नमक बनाया था? तो गांधी जी ने जो है अवैधानिक नमक जो है किस संघर्ष के दौरान बनाया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको जल्दी से बताना है कि आज़ादी के संघर्ष के दौरान गांधी जी ने किस क्षेत्र में अवैधानिक नमक बनाया था। तो किस संघर्ष के यानी किस आंदोलन के दौरान नमक बनाया था?
तो दांडी आंदोलन के दौरान जो है गांधी जी ने नमक बनाया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह क्वेश्चन हर एक बार जो है रिपीटेड हो रहा है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था? तो जल्दी से आपको कमेंट करके बताना है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको जल्दी से इसका आंसर देना है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने बोला था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा। नेक्स्ट है, वर्ष 1999 के ग्रीष्म में जंगलों में आग कहाँ लगी थी? तो जल्दी से आपको कमेंट करके आंसर बताना है कि 1999 में जो आग लगी थी जंगल में, वो कहाँ पे लगा था? तो कहाँ पे लगा था? उत्तर प्रदेश के हिमालय में। उत्तर प्रदेश के हिमालय में। तो उत्तर प्रदेश के हिमालय में जो 1999 में गर्मी के समय में जो जंगल में आग लग गया था। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जो है वो कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? तो कोटपैक्सी पर्वत जो है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी वाला पर्वत है। तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी वाला पर्वत कौन सा है? कोटपैक्सी पर्वत। नेक्स्ट है, सोल्टेरो कटक कहाँ स्थित है? सोल्टेरो कटक जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो जल्दी से आपको कमेंट करके बताना है कि सोल्टेरो कटक जो है वो कहाँ पे स्थित है। तो कहाँ पे स्थित है? सियाचिन में। कहाँ पे स्थित है? सियाचिन हिमनद में। नेक्स्ट है, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? उत्तरी अमेरिका के तट से गुजरने वाली ठंडी महासागरीय धारा का क्या नाम है? तो उत्तरी अमेरिका के तट से गुजरने वाली ठंडी महासागरीय धारा का नाम क्या है? तो जल्दी से आपको कमेंट करके बताना है कि उस धारा का क्या नाम है। तो क्या हो जाएगा? लेब्राडोर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से रबी का फसल कौन सा है? तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से रबी का फसल कौन सा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चना का फसल। चना का फसल जो है वो एक रबी का फसल है, यानी तिलहन। नेक्स्ट है, भारत में कृषि के क्षेत्र में नियुक्त श्रमिक संख्या की कुल श्रमिक संख्या का कितना प्रतिशत है? तो भारत में कृषि के क्षेत्र में नियुक्त श्रमिक संख्या कुल श्रमिक संख्या का कितना प्रतिशत है? तो आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है कि भारत में कृषि के क्षेत्र में नियुक्त श्रमिक संख्या जो है वो कुल श्रमिक संख्या का कितना प्रतिशत है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? लगभग 64%। लगभग 64%। नेक्स्ट है, एक कृषक के द्वारा एक ट्रैक्टर का क्रय क्या होगा? यानी एक कृषक के द्वारा जो है एक ट्रैक्टर का क्रय क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो नियत निवेश। क्या हो जाएगा? नियत निवेश। नेक्स्ट क्या है? थर्मोस्टेट का उपयोग रेफ्रिजरेटर के तापमान के नियंत्रण में किया जाता है। तो इसमें क्या होता है? तो जैसे कि यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, थर्मोस्टेट का उपयोग जो है रेफ्रिजरेटर के तापमान को नियंत्रण करने में किया जाता है। तो इसमें जो है एक्चुअली क्या लगा रहता है? तो थर्मोस्टेट में क्या होता है? तो थर्मोस्टेट में जो है क्या होता है? एक द्विधातुक पट्टी होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक फ्यूज तार में मुख्य रूप से क्या होना चाहिए? तो आपको ये बताना है कि आपके घर में जो फ्यूज वायर होता है उसकी क्या विशेषता होती है। तो फ्यूज वायर की जो है क्या विशेषता होती है? तो जल्दी से बताना है आपको, फ्यूज तार की क्या विशेषता होती है। तो इसका आंसर तो आप सभी को पता होगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक। उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक होना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, अल्प गलनांक। यानी अल्प मतलब कम गलनांक और उच्च प्रतिरोध। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है, एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? तो हमारा क्वेश्चन क्या है? एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? तो न्यूनतम दूरी कितनी है?
तो किसी भी वस्तु को अच्छे से दिखने के लिए कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए? तो 25 सेंटीमीटर। कितनी दूरी होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है। तो नक्षत्र का रंग जो है वो किस पर निर्भर करता है? तो आपको कमेंट करके बताना है कि एक नक्षत्र का रंग किस पर निर्भर करता है। तो पृष्ठीय ताप पर। किस पर निर्भर करता है? पृष्ठीय ताप पर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा संगठन अत्यंत क्षतिकारक होगा? तो कौन सा दुर्घटना जो है वो अत्यंत क्षतिकारक होगा यानी भयानक होगा? तो कौन सा होगा? जैसे कि यहाँ पे हम अपना ऑप्शन देख लेते हैं, दोनों कार टक्कर के बाद विपरीत दिशा में उछलती है, दोनों कार टक्कर के बाद एक दूसरे से चिपक जाती है और एक कार की तरह गति करती है। फिर नेक्स्ट है, दोनों कार टक्कर के बाद एक ही दिशा में अलग अलग चलती है। नेक्स्ट है, टक्कर के बाद दोनों कार गति शून्य हो जाती है। तो हमारा सही आंसर जो है कौन सा हो जाएगा? कौन सबसे भयानक घटना होगा? तो इसका सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा डी। क्या ऑप्शन हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। टक्कर लगने के बाद जो है दोनों कार की गति जो है वो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु की एक्स की स्थानापन्न की कीमत उतरती है तब एक्स की मांग क्या होगी? तो जब किसी वस्तु एक्स की स्थानापन्न कीमत जो है कम हो जाएगा तो एक्स का मांग जो है क्या होगा? तो क्या होगा? तो वो भी उतरने लगेगा। तो जब किसी वस्तु की एक्स का स्थानापन्न की कीमत उतरती है तो एक्स का मान जो है वो भी क्या होगा? कम होने लगेगा। नेक्स्ट है, एड्स वायरस नाश करता है शरीर को। तो एड्स वायरस जो है वो शरीर में कौन सा जो है घटना घटित करता है? तो एड्स वायरस जो है वो शरीर के कौन सी चीज़ को नाश करता है? तो किसको नाश कर देता है? असंक्रामक तंत्र को। असंक्रामक तंत्र को। तो एड्स वायरस जो है वो नाश करता है शरीर के असंक्रामक तंत्र को। नेक्स्ट है, मसालों की सौरभ और सुबास किसके कारण होती है? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको जल्दी से कमेंट करना है कि मसालों और सौरभ का सुबास जो है वो किसके कारण होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एरोमेटिक एमिनो एसिड के कारण। एरोमेटिक एमिनो एसिड के कारण जो है मसालों का सौरभ और सुबास जो है होता है। नेक्स्ट है, ऊंट जो है बिना पानी पिए मरुस्थल में रह लेता है, वह जो है कैसे ये सब कर पाता है? तो ऊंट जो है बिना पानी के कुछ दिन तक मरुस्थल में रहता है, तो वह ऐसा किस चीज़ के कारण कर पाता है? तो इसका सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? वो किस चीज़ के कारण कर पाता है? तो अपने कुबर में जो है जमा किए हुए चिकनाई का प्रयोग करके। तो उसका जो ऊपर में कुबर रहता है कंधे पे, तो उसमें चिकनाई का प्रयोग करके जो है ऊंट जो है वो कई दिनों तक बिना पानी पिए भी रह सकता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी का अपमार्जक कौन सा है? आपको कमेंट करके बताना है कि पृथ्वी का अपमार्जक कौन सा है। तो पृथ्वी का अपमार्जक कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जीवाणु और कवक। जीवाणु और कवक जो है वो पृथ्वी के अपमार्जक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर विकिरण का जो भाग बिना गर्मी दिए पृथ्वी से परिवर्तित हो जाता है क्या कहलाता है? तो सौर विकिरण का वह भाग जो बिना गर्मी दिए पृथ्वी से परावर्तित हो जाता है क्या कहलाता है? तो धवलता। क्या कहलाता है? धवलता कहलाता है। नेक्स्ट है, किसी मृदा का पीएच मूल्य उस विशेष मृदा से किसको मापित करता है? तो मृदा का पीएच मान जो है क्या मापित करता है मृदा में? तो क्या मापित करता है? अम्ल का अंश। पीएच जो है वो क्या करता है? मृदा में अम्ल का अंश को मापता है। नेक्स्ट है, तापीय विद्युत को पैदा करने के लिए किस प्रकार का कोयला मुख्य रूप से उपयुक्त है? तो तापीय विद्युत को पैदा करने के लिए किस प्रकार का कोयला जो है मुख्य रूप से उपयुक्त होता है? तो जल्दी से आपको इसका आंसर बताना है कि कौन सा उपयुक्त होता है। तो लिग्नाइट कोयला जो है वो तापीय विद्युत को पैदा करने के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऊन तंतु का विकल्प क्या है? ऊन तंतु का विकल्प जो है वो क्या है? तो ऊन जो होता है यानी कपड़े में जो ऊन का जो कपड़ा रहता है उस तंतु का विकल्प क्या है? तो जल्दी से आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा?
नायलॉन 66। नायलॉन 66 जो है वो क्या है, ऊन के तंतु का विकल्प है, यानी उसका क्या है, पॉलीमर है। तो ऊन के तंतु का पॉलीमर क्या है, नायलॉन 66। आप लोगों ने 12th में पढ़ा होगा पॉलीमर और मोनोमर, तो उसी प्रकार ऊन का जो तंतु का है उसका पॉलीमर क्या है, नायलॉन 66। नेक्स्ट है, नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप से निकलती है। तो नाभिकीय विखंडन में जो है ऊर्जा किस रूप से निकलती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप से निकलता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऊष्मा के रूप में। किस रूप में निकलता है, ऊष्मा के रूप में। नेक्स्ट है, उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व क्या होता है। तो उपास्थि और हड्डियों के निर्माण में जो आवश्यक तत्व होता है वो कौन सा होता है, तो कौन सा तत्व होता है, कैल्शियम। तो हड्डियों के निर्माण में जो है कौन सा तत्व आवश्यक होता है, कैल्शियम। तो हड्डियों को मजबूत करने के लिए हमें अपने बॉडी में कैल्शियम की मात्रा को जो है बढ़ाना पड़ेगा। नेक्स्ट है, हेमोग्लोबिन और क्लोरोफिल दो जीव अणु है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो हेमोग्लोबिन और क्लोरोफिल में जो है क्या होता है, लोहा होता है, मैग्नीशियम होता है, या क्लोरोफिल में मैग्नीशियम और हेमोग्लोबिन में लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ऑप्शन है, हेमोग्लोबिन में कोबाल्ट है और क्लोरोफिल में क्लोरीन। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन था हेमोग्लोबिन और क्लोरोफिल दो जीव अणु है, तो इनमें से कौन सा कथन जो है वो सत्य होगा। तो कौन सा कथन सत्य होगा, सी। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है और हेमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन होता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है और हेमोग्लोबिन में आयरन होता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोल्डर किस धातु का मिश्रण है। तो आपको जल्दी से कमेंट करना है और बताना है कि सोल्डर जो है वो किस धातु का मिश्रण है, टीन और लेड का। टीन और लेड का मिश्रण है सोल्डर। और दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। नेक्स्ट है, केरोसिन लैंप में चिमनी के नीचे छिद्र होता है, तो जिससे क्या होता है, तो केरोसिन लैंप में जो है चिमनी के नीचे छिद्र होता है, तो यह छिद्र जो है किस लिए होता है, तो ऑक्सीजन की सप्लाई बना रहने के लिए। तो ऑक्सीजन की सप्लाई को नियमित रखने के लिए जो है केरोसिन लैंप के चिमनी के नीचे जो है वो छिद्र होता है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट है, मानव के शरीर का साधारण तापमान कितना होता है। तो एक स्वस्थ मानव के शरीर का तापमान जो है वो कितना होता है। तो आप सभी को पता होगा कि मानव के शरीर का साधारण तापमान कितना होता है। तो जल्दी से कमेंट करना है और बताना है कि मानव शरीर का तापमान जो है वो कितना होता है। हमको क्या करना है, सेल्सियस में बताना है। तो कितना हो जाएगा, 36.9 सेल्सियस। 36.9 डिग्री सेल्सियस जो है वो मानव के शरीर का साधारण तापमान होता है। जबकि फ़ारेनहाइट में लेंगे तो 98.6। तो मानव शरीर के साधारण तापमान कितना होता है, 36.9 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट है, रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है। तो आपको जल्दी से बताना है कि रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है। तो विटामिन के। विटामिन के। और रक्त का थक्का किस विटामिन की कमी से बनता है, तो विटामिन के की कमी से। तो रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है, तो विटामिन के। नेक्स्ट है, एक अनिश्चित मानव अंडे में सामान्यतः क्या होता है। तो एक अनिश्चित मानव अंडे में क्या होता है। तो आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है कि एक अनिश्चित मानव अंडे में क्या होता है। तो क्या होता है, एक्स क्रोमोजोम। क्या होता है, एक्स क्रोमोजोम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ग में सभी तीन पदार्थों में प्रोटीन और तत्व जो है प्रचुर मात्रा में होता है। तो किस पदार्थ में जो है प्रोटीन का तत्व जो है प्रचुर मात्रा में होता है। तो कौन सा ऐसा तीन पदार्थ है जिसमें प्रोटीन का मात्रा जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, अंडा, मटर और मछली। अंडा, मटर और मछली में जो है वो प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एमिनो अम्ल मानव पोषण के लिए अर्ध अनिवार्य माना जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एमिनो अम्ल जो है मानव पोषण के लिए अर्ध अनिवार्य माना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, हिस्टिडीन। तो कौन सा एमिनो अम्ल मानव पोषण के लिए अर्ध अनिवार्य माना जाता है, तो हिस्टिडीन। तो दोस्तों आपके लिए आज के लिए बस इतना ही था। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।
और दोस्तों जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो कुछ क्लास इस प्रकार से है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो टॉप क्लासेज है वो इस प्रकार से बिहार पुलिस के लिए, जिसमें कि हमारा जो फर्स्ट क्लास है वो है टॉप 25 जीके जीएस का। तो इस प्रकार से जो है आपकी पीडीएफ में दे दिया जाएगा। आपको अगर ये क्लास देखना है, जैसे कि हिंदी का टॉप 50 देखना है, तो आपको क्लिक हियर पर क्लिक करने से जो है आप सीधा हिंदी टॉप 50 के क्वेश्चन पे पहुंच जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब कर लें और हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।